हाँ जी बेटा। सो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल वगैरह हम कर रहे हैं। सो उसी सीरीज में हम लेक्चर नंबर 4। सो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर हम डेल ऑपरेटर की बात कर रहे थे। सो आज हम एक और भी टॉपिक शुरू करेंगे रिगार्डिंग द बाउंड्री कंडीशंस। सो जो डेल ऑपरेटर के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी मास्टर कैडर का ही है बेटा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इक्वेशन। तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है उसको यूज करके हम कौन सी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है ए बी सी डी करके। नीचे वाली कौन सी इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन वन। तो इसको यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा लेबर करना पड़ सकता है। अगर आपको नहीं पता होगा थ्योरम्स वगैरह तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, थ्योरम्स को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो रादर देन डूइंग दी हार्ड वर्क हम यहाँ पे स्मार्ट स्किल्स यूज करेंगे। थ्योरम कैसी होती है, तो यहाँ पे डेल ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरम दे रखी है कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए, मतलब या इसको अगर डायरेक्टली रिमेम्बर रखना हो कि हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, इसको हम सिंपल बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनीथिंग इज जीरो। अगर आपके पास कोई वेक्टर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकालने की कोशिश करोगे इट विल टर्न आउट टू बी जीरो। दूसरी थ्योरम है हमारे पास के डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो हमारे पास दो चीजें हैं बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो एंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। तो ये दो थ्योरम्स जो है आपने हमेशा याद रखनी है, इनको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना आप आपको कई बार यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसको मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे आपके लिए। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, डेल क्रॉस एच। एच हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, इट मे नॉट बी मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें जो जे आपके पास करंट डेंसिटी हो भी सकती है, नहीं हो सकती, उसने नहीं बताया कि मैग्नेटिक ए मैक्सवेल इक्वेशन को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। तो दिस इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट है। तो एक आपके पास इक्वेशन दे दी। सो अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे पास डेल क्रॉस एच दे रखा है, हमारे पास इंप्लीमेंट करने के लिए अब एक ही थ्योरम बची है बिकॉज हमारे पास ग्रेडियंट वाला फॉर्मुलेशन यहाँ पे नहीं है। दिस इज नॉट ए ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट वो होता है जिसमें हमारे पास स्केलर के ऊपर डेल ऑपरेटर ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे स्केलर तो है नहीं, दिस इज ए कर्ल। तो कर्ल के ऊपर कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, दिस विल बी एप्लीकेबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्योरम नंबर 1। तो हम यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड डाइवर्जेंस ले लेंगे। सो जब हम दो बोथ साइड डाइवर्जेंस लेने की बात करेंगे तो इट विल बी डेल डॉट डेल अक्रॉस एच, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बन गया ये लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें ये चीज पता है कि ये चीज जीरो होती है। राइट हैंड साइड पे डेल डॉट कर्ल डी बाय कर्ल टी प्लस जे जो भी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाइवर्जेंस आ जाएगी। तो लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो जहां से हमें पता चलेगा डेल डॉट कर्ल डी बाय कर्ल टी प्लस जे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज हमारे लिए काम करने के लिए सफिशिएंटली हो जाती है। तो इसका आंसर जो है 30 सेकंड्स के अंदर ही आ जाता है। तो दैट विल बी डेल डॉट कर्ल डी बाय कर्ल टी प्लस जे इज इक्वल टू जीरो। हमारी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ऊपर भी देख सकते हैं हम। सो यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन है दैट इज डाइवर्जेंस वाली वही करेक्ट होती है। दूसरी अदर अदर में क्या लिखा हुआ है, कर्ल ऑफ समथिंग दे रखा है, दैट इज नॉट ओके हेयर। तो दूसरा तीसरा है ग्रेडियंट बना रखा है, दैट इज आल्सो नॉट ओके। चौथे में भी विदाउट एनी डेल ऑपरेटर हमारे पास ऑप्शन दे रखी है, दैट इज आल्सो नॉट ओके। तो यहाँ पे बिकॉज हमें इस क्वांटिटी का मतलब नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं पहले ही बता दूं कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू डेल ऑपरेटर, इट इज रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशंस। जो हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह स्टडी करते हैं वहां पे ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी तो आपको इसके टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैंडल होती है। So this is again from the master cadet question papers. So in the region z less than 0 आपके पास क्या दे रखा है, the relative permittivity is epsilon 1 equal to 2 and the electric field is given by these values. The electric field for the given region z greater than 0 whose relative permittivity is epsilon 2 is
टू बी फाउंड आउट। तो ये देखने के लिए थोड़ा-सा कम्बरसम लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने करने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा पहली बार। तो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक बाउंड्री दे रखी है, दैट इज़ z इक्वल टू 0। तो प्लेन कौन-सी होगी अगर z इक्वल टू 0 हो गया तो? इट इज़ xy प्लेन, पहली बात। तो दूसरी चीज़ हो गई, हमारे पास 2 रीजन दे रखे हैं, एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। सो इस रीजन के अगर z लेस देन 0 है तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ E1। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात हो रही है। इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी दैट विल बी एप्सिलॉन 1 हियर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेटर देन 0 वाला केस है, सेकंड रीजन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा और एप्सिलॉन 2 उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अब हमें दिया क्या गया है बेटा, हमारे पास E1 नोन है, एप्सिलॉन 1 भी नोन है और एप्सिलॉन 2 भी नोन है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन। तो ये का बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये पूछा गया है बेटा। सो आई विल रीड आउट द स्टेटमेंट अगेन। इन द गिवन रीजन z लेस देन 0 relative permittivity is 2 and the electric field is given by the value. The electric field for the region z greater than 0 whose relative permittivity is 6.5 is what? ठीक है जी। तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस पहले पता होनी चाहिए। तो पहले बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है? बाउंड्री कंडीशन के लिए आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास एक प्लेन दे रखी है, दैट इज़ z इज़ इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं कि नहीं है? आप उनको डायरेक्टली E1 इक्वल टू E2 कर सकते हो या नहीं? या फिर E1 विल बी ग्रेटर देन E2 और E1 विल बी लेस देन E2, वो हमें यहाँ पे चीज़ टेक केयर करनी पड़ेगी। अगर बाउंड्री के ऊपर कोई चार्ज बैठा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसके लिए भी हमें टेक केयर करना पड़ता है। तो ये कुछ बाउंड्री 2 ही बाउंड्री कंडीशंस है जिनको हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो काफ़ी बार ये न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सो बाउंड्री कंडीशन एट द डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो अगर हमारे पास 2 यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडिया दे रखे हैं तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? तो बाउंड्री कंडीशन होगी 2 कंपोनेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। एक होते हैं बेटा टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक होते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। टेंजेंशियल जो अलोंग द सरफेस और दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर चलेगा। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे थ्योरम होती है, तो वहां से हमें पता चलता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये वाला कंपोनेंट जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 फॉर द केस ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसलिए मैंने E1t लिखा हुआ है और E2t लिखा हुआ है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बाद में देखते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है बेटा, नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे पास डिसकंटीन्यूअस होते हैं तो ये रिजल्ट 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय E2 माइनस ऑफ E1 इनटू एप्सिलॉन 1 इक्वल टू रो ऑफ S। मतलब ये वाले फैक्टर जो होते हैं बेटा यहाँ पे 0 नहीं होते। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है अगर बाउंड्री के ऊपर कोई सरफेस जो कोई चार्ज बैठा हुआ है तो हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं वो डिसकंटीन्यूअस होते हैं, रिजल्ट 0 नहीं होता। अगर जो चार्ज फ्री स्पेस हो गई तो रो ऑफ एस जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन 2 इनटू E2 इट शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इनटू E1 फॉर द केस ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैंने E2n एंड E1n लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, ये हमारे पास E1t टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू E2t और दूसरी कंडीशन हो गई मेरे पास कि E2 नॉर्मल इज इक्वल टू E1 नॉर्मल इनटू E एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2। तो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस के ऊपर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसी भी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे है उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक और तरह की बाउंड्री कंडीशन होती है कि आपके पास अगर कंडक्टिंग मीडिया आ गया तो एक साइड पे कंडक्टर है, दूसरी साइड पे डाइलेक्ट्रिक है, वो अलग तरह से हैंडल होता है, उसको किसी नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास E1 की वैल्यू दे रखी हुई है और E2 हमने फाइंड आउट करना है। E1 जो एप्सिलॉन 1 है दैट इज 2 एंड एप्सिलॉन 2 इज 6.5। तो यहाँ पे मुझे पता है
कि एट द बाउंड्री हमारे पास कुछ चार्ज नहीं दे रखा है, तो दैट इज रो इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल वाला केस हमारा सिंपली कंसिडर हो जाएगा, जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। पहली कंडीशन जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चलो, पहली कंडीशन जब हम लगाएंगे दैट विल बी E2t विल बी इक्वल टू E1t। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बेटा, एक मिनट बेटा, अ, चलो तो कलर चेंज कर लेते हैं हम, देखना आसान हो जाएगा। सो E2t शुड बी इक्वल टू E1t, ये हमें पता है बेटा, ये सिंपल कंडीशन है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अब मुझे पता है जो मेरे पास गिवन है, बिकॉज E1 मेरे पास गिवन हुआ है, लेकिन मेरे पास गिवन है टेंजेंशियल कंपोनेंट हियर। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा होगा? बाउंड्री है मेरे पास z इज इक्वल टू 0 की, तो z जो है मेरे पास बाउंड्री है, तो एक्स वाई प्लेन जो मेरी हो गई वो टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। सो इट इज जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टफ, इसको हम देख के चल सकते हैं। तो दिस इज z इज इक्वल टू 0 बाउंड्री, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन जो हो गई वो टेंजेंशियल हो गई। सो E1t जो है वो -3i कैप प्लस 4j कैप जो है ये टेंजेंशियल पार्ट बन गया। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो E2t जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा। दूसरी चीज बच जाती है कि नॉर्मल कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है। नॉर्मल कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब मेरे पास नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा हो गया? दिस -2k कैप जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएगा। -2k कैप नॉर्मल कंपोनेंट है, एप्सिलॉन 1 जो 2 दे रखा है, एप्सिलॉन 2 जो है वो 6.5 दे रखा है। तो ये वाला जो मेरे पास नॉर्मल कंपोनेंट बन जाता है बेटा। अब ये चीज बन गई, तो इसको मैं क्लब कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना हो गया बेटा? इट विल बी E1 E2t प्लस E2 नॉर्मल। तो नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट का अगर आप सम कर दोगे तो हमारे पास ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी रीजन ऑफ z ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। सो -3i कैप प्लस 4j कैप, दिस इज दी टेंजेंशियल कंपोनेंट हेयर, -4 डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू k कैप, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट। दोनों को सम करोगे तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो दिस इज ऑप्शन डी। तो ये सिंपल सा काम है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ेगा बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल काफी बार आते रहते हैं रिगार्डिंग दी बाउंड्री कंडीशन। हो सकता है आपको कंडक्टर वाले न्यूमेरिकल भी आए, वो हम नेक्स्ट टाइम कंसिडर करेंगे। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।